नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की सीरीज़ में वापस से स्वागत है। अब हम स्टार्ट करेंगे थीम 4 है हमारी इंस्टीट्यूशनल एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस फॉर एन इमर्जिंग इंडिया। तो फ्रेंड्स, नाउ वी बिगिन द थीम 4, दैट इज़ द इंस्टीट्यूशनल एग्जिस्टेंशियल challenges for an emerging in India. Now, the first question that arises here is that what are these, existential challenges that we are actually trying to talk about? So you see, when it comes to the existential challenges, there are few challenges which define, make, and break your existence. And these are the challenges under this theme that we are going to talk about. तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस की, तो यहाँ पर बेसिकली वो टाइप के एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस हैं जो एक तरीके से हमें ये सिखाते हैं कि जिसकी वजह से मेक और ब्रेक सिचुएशन हो, या जिसकी वजह से कंट्री का जो एक तरीके से पूरा एग्जिस्टेंस है वो अफेक्ट हो। अब दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये उठता है कि इसमें कौन से चैलेंजेस आएंगे। तो सबसे पहला जो चैलेंज था वो हमारा इंस्टीट्यूशनल चैलेंज था, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक चैलेंज था। इस इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक चैलेंज के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक चैलेंज क्या था? तो देखिए दोस्तों, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी एनालाइज किया कि हमें डेमोक्रेसी बनना था, और हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी भी प्रोवाइड किया। अब जब हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी प्रोवाइड किया तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का मैसेज लोगों तक लेके जाना था। अब अगर ये लोगों तक लेके जाना था तो इसके लिए हमने क्या तकनीक अपनाई? हम लोगों ने, जो हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ थी दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंटली इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने डेमोक्रेसी को लोगों तक ले जाने की एक मुहिम चलाई, एक तरीका अपनाया कि जिससे कि लोगों को ये समझ आए कि किस तरीके से ये जो लोग हैं दे आर गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट चेंज एजेंट्स ऑफ द फ्यूचर। तो दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इंडिपेंडेंस के बाद जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होने थे, उस फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बैकड्रॉप पे इन्होंने कैंपेनिंग करी। इस कैंपेनिंग के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लोगों को ये मैसेज दिया कि भाई देखिए, एक इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन में हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास एक फ्रीडम होगी अपना मैनिफेस्टो पेश करने की। आप इस मैनिफेस्टो को देखेंगे, इस मैनिफेस्टो को देख के आप डिसाइड करेंगे कि आपको बेसिकली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पे फेथ रखना है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी के हर एक वर्ग को अप्रोच कर रही थी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि भाई अलग अलग वर्गों को जोड़ के हम लोग एक नैरेटिव बना के लोगों के सामने पेश करें, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि हम एक तरीके से compete करके अपनी पेशकश, अपना मैनिफेस्टो लोगों तक एक्सेप्टेबल करा पाए। तो फ्रेंड्स, व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट, वी वांटेड टू कंसेप्चुअलाइज डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी वी हैड टू tell the people the very important message that they are going to be the change agents of the future. To ensure this message, our political parties at the backdrop of the first general elections played a very important role. They took the message of democracy to the people. They presented in front of the people their political manifestos. Through the political manifestos, they created a competing space in the political arena where the people in front of them had multiple choices. In fact, if we put it in a more marketing language, at the time of the first general election, the people had multiple products to choose from, and the people rationally had to think that which product would suit their needs better. So political parties presented their manifestos in front of the people. Every political party competed to make sure that their manifesto becomes more acceptable to the people. Politics at that time emerged as a competitive arena. It became a competitive field
where people were expected to behave rationally to accept which rational choice would they make and elect a political party to the power. तो दोस्तों एक बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि भारत आज़ाद होने के बाद जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ तो इस जनरल इलेक्शन में हमने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये देखी कि पॉलिटिक्स एक तरीके से एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के तहत उभरा और इस पॉलिटिक्स ने एक कॉम्पीटिंग स्पेस क्रिएट करते हुए मैनिफेस्टो मार्केटिंग करी। इस मैनिफेस्टो मार्केटिंग में लोगों का दिल जीतने की बात थी। लोगों के सामने भरपूर मैनिफेस्टोज थे। लोगों को डिसाइड करना था कि कौन सा मैनिफेस्टो उनके एस्पिरेशंस को बेस्ट फुलफ़िल कर पाएगा। और जिस भी मैनिफेस्टो पे लोगों ने फेथ दिखाया उस मैनिफेस्टो को इवेंचुअली एक्सेप्ट करके पार्लियामेंट में भेजा गया। तो दोस्तों जो पहली सरकार बनी आज़ादी के बाद उसमें लोगों ने अपना रैशनल डिसीजन दिया, लेकिन लोगों से भी बड़ा रोल पॉलिटिकल पार्टीज़ का था कि उन्होंने कॉम्पिटिटिवली एक तरीके से एक दूसरे के साथ compete करते हुए लोगों को एम्पावर किया। फर्स्ट जनरल इलेक्शन का एक्सपीरियंस बड़ा इंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक था क्योंकि लोगों में एक नई ऊर्जा थी, एक नई सेंस ऑफ पावर थी। द पीपल वर वेरी इंस्पायर्ड, दे हैड एन aspiration that they wanted to play an important role. The first general election gave the people the opportunity to actually be the change agents. There was great enthusiasm throughout the country and a great sense of positive energy amongst the people because they actually got an opportunity to decide their own government. And the political parties, along with the people, ensured that the first ever democratic election in India becomes a successful one. It was a euphoria moment for the country. It was a most watched moment globally because India, being a decolonized country, participated in this democratic movement. दोस्तों एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह भी है कि बहुत सारे थिंकर्स और स्कॉलर्स जो थे उनका मानना ऐसा था कि भाई पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ यानी कि वो कंट्रीज़ जो डीकोलोनाइज हुई, यानी कि जैसे भारत पहले ब्रिटेन की कॉलोनी थी और 1947 में वो डीकोलोनाइज हुई, तो भारत को पोस्ट कॉलोनियल कंट्री कहते हैं। तो डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज़, ऐसा कई स्कॉलर्स का मानना था कि यदि ये डेमोक्रेसी अपनाती हैं तो ये डेमोक्रेसी में सक्सेसफुल नहीं रहेंगी। ये एक थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट था बहुत सारे थिंकर्स का। लेकिन दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ और कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उस दौरान कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ आ रही थीं और यदि वहाँ पर डेमोक्रेसी अपनाई जा रही थी तो बहुत टेंशन्स दिख रही थी सोसाइटी में। और कई केसेस में तो ये भी हो रहा था कि डेमोक्रेसी जो थी वो फेल हो रही थी। थाईलैंड एक क्लासिकल एग्जांपल था जहाँ पर डेमोक्रेसी की मूवमेंट चली लेकिन वो फेल हो गई। तो एक नरेटिव सा सोसाइटी में, एक जनरल सा परसेप्शन वर्ल्ड सोसाइटी में बन गया था कि पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ जो हैं डेमोक्रेसी को अब्जॉर्ब करके सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि जब हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी आई, अपना जब पहला जनरल इलेक्शन था, तो एक ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट अपने लिए भी था पूरे वर्ल्ड में। पर जैसा कि हमने देखा इस वीडियो में अभी तक कि जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और साथ में लोगों ने मिल बांट के एक पॉजिटिव रोल प्ले किया और इस रोल के तहत उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ इंश्योर करी कि डेमोक्रेसी विक्टोरियसली एक प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट पेश करे पूरे वर्ल्ड के सामने और हमारे पार्लियामेंट के लिए। कई कंट्रीज़ ऐसी थीं दोस्तों की जिसमें खास करके जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ थीं दोबारा कि चंद डेकेड्स के बाद इन कंट्रीज़ में इनके डेमोक्रेटिक ऑर्डर में टेंशन्स और बढ़ी
एंड इनफैक्ट कई कंट्रीज़ तो डेमोक्रेसी के नाम पे पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ कोलैप्स भी कर गई। इंडिया में भी दोस्तों हम सेपरेटली भी चर्चा करेंगे कि 1970s में इमरजेंसी लगी, तो हमारे ये डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन पे एक तरीके का बहुत बड़ा ब्लॉट था, और कई लोगों ने बोला कि डेमोक्रेसी हमारे लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ चुका है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो होता है कि जिसके बाद कंट्री जो है मेक या ब्रेक कर जाती है। तो जब इमरजेंसी लगी तो बहुत सारे स्कॉलर्स एकदम से उत्तेजित हो गए ये बोलने में कि भाई देखो, हम तो पहले ही बोल रहे थे कि इंडिया जो है सक्सेसफुल नहीं रहेगी और डेमोक्रेसी यहाँ पर फेल हो जाएगी। पर इमरजेंसी एक टेम्प्ररी थी। 2 साल के बाद जब वो ख़त्म हुई तो इंडिया की डेमोक्रेसी बाउंस बैक कर गई, और इनफैक्ट डेमोक्रेसी जो है इमरजेंसी के बाद और स्ट्रॉन्गर ही इमर्ज करी रादर देन वीकन होने के। तो पूरा जो इंडिया में एक डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट था दोस्तों, ये तब से 1947 से लेके अब तक केवल स्ट्रेंथन होता आ रहा है। डेमोक्रेसी में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है और जो हमें यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के तहत प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरा होता है दोस्तों नॉन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। नॉन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है बेसिकली द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। नॉन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि भाई कहीं ना कहीं जो एक तरीके से सोसाइटी में सिविल सोसाइटी है, NGOs हैं, ये किस तरीके से लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा कर रहे हैं और ये किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने एक चीज़ इंडिया में ये भी देखी दोस्तों कि जो NGOs थे, सिविल सोसाइटी थी इंडिया में, जो हमारे नॉन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था, इसने भी एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया और इसने भी एक तरीके से डेमोक्रेसी के ट्रेडिशन को स्ट्रेंथन किया। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन मार्क्स थे, इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा शाइनिंग एग्जाम्पल है जो इंडिपेंडेंस के बाद जिसने डेमोक्रेसी के उन थिंकर्स को शट डाउन किया और उन थिंकर्स को गलत प्रूव किया कि कोई भी पोस्ट कॉलोनियल रेजिम जो है वो डेमोक्रेसी के ट्रेडिशन को सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारा केस ये था कि हमने सिर्फ उसको सस्टेन ही नहीं बल्कि उसको नर्चर करके स्ट्रेंथन किया। You know, when we witnessed emergency in the 1970s, which was an inflection point because it was a make or break strategy for India, a lot of scholars advocated that India's democratic order is going to collapse. But the fact that India's democratic tradition only emerged, bounced back in a more stronger way post-emergency, proved them wrong. And if we look at the India's journey of democracy, then the democracy here does not only include the political element which is provided by our constitution, but also the non-political element of democracy which is provided by the civil society and the NGOs, which throughout 1950s till today have only contributed to strengthen the grassroots democracy and make the democratic order stronger. In fact, friends, India, it's surprising and in fact a matter of great pride that it's one of the rarest countries in the world which has actually proven every single scholar who was of the opinion that post-colonial regimes will fail on democracy. India in fact is one of those rarest countries in the world who has proved all these scholars wrong, because despite emergency, our political and non-political components of democracy have only emerged stronger. And with the judiciary also upholding democracy as a basic structure, under the Keshav Nand Bharati case, we have come to this understanding that democratic tradition in India is not just inherent, but will only rise and shine. इसके साथ साथ दोस्तों बात होती है एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे
इंस्टीट्यूशन जो डेमोक्रेसी को नर्चर करेगा, और वो इंस्टीट्यूशन था द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सर्विस। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई कि भाई एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जिनका रोल था ही डेमोक्रेसी को नर्चर करने में, एक लोगों का रोल था जो बड़े एंथुजियास्टिक थे और एंथुजियाज़म से उन्होंने डेमोक्रेसी को नर्चर किया। पर जो लोगों के बीच में और पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिक्स के बीच का जो एलिमेंट था, जो एक कनेक्टर था बिटवीन द पीपल एंड द पॉलिटिकल ऑर्डर, द ब्यूरोक्रेसी क्लास, ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी था। दोस्तों, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने एक ब्यूरोक्रेटिक क्लास हमारे लिए इंडियन सिविल सर्विसेज ICS ऑफिसर्स के नाम का एक क्लास क्रिएट करके रखा हुआ था। और ये ब्यूरोक्रेसी जब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में आई तो इसके एग्जिस्टेंस के ऊपर बड़ा डिबेट हुआ। इनफैक्ट दोस्तों, जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री की वेरियस अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ते हैं तो उनमें एक डिबेट बड़ा महत्वपूर्ण ये दिखता है कि नेहरू जो थे वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थे कि जो ICS ट्रेडिशन है वो एक तरीके से कंटिन्यूड रहे। नेहरू इनफैक्ट दोस्तों, बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि ये बोल रहे थे आज़ादी के बाद कि भाई जो ICS ऑफिसर्स हैं और जो ICS एज एन इंस्टीट्यूशन है, उसमें नेहरू ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि इंडियन सिविल सर्विस में देयर इज़ नाइदर एनीथिंग विच इज़ सिविल नॉर इंडियन। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, बिकॉज कमेंट टाइप क्वेश्चन में आपको पता है कि इसका क्या रिलेवेंस है। नेहरू सेड कि इन इंडियन सिविल सर्विस विच वी हैव इनहेरिटेड आफ्टर द ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट अस, देयर इज नथिंग इंडियन एंड नथिंग सिविल अबाउट इट। ही वांटेड टू डिसमेंटल द ब्यूरोक्रेसी, redesign and recreate a new bureaucracy which would be acceptable to the constitutional spirit of the country and which would actually function as per the constitution of the country। तो दोस्तों, बड़ी दिलचस्प बात है कि नेहरू ने जब ये बात बोली कि भाई इंडियन सिविल सर्विस में ना तो कुछ इंडियन है और ना कुछ सिविल है, नेहरू अपनी तरफ से ये चाहते थे एज अ प्राइम मिनिस्टर कि इंडियन सिविल सर्विस का इंस्टीट्यूशन को तोड़ दिया जाए और एक नया सिविल सर्विस का इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाए जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के और कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के फेवर में रहे। इस दौरान जब ये डिबेट उठा तो सरदार पटेल जो थे उन्होंने नेहरू से स्ट्रांगली डिसएग्री किया। सरदार पटेल बोले कि इंडियन सिविल सर्विस एक बड़ा पेट्रियाटिक इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। इस इंस्टीट्यूशन को अगर हम एक राइट डायरेक्शन दिखाएंगे और इसको कन्विंस करेंगे कि जो गोल हमें अचीव करना है वो करे, तो राइट डायरेक्शन के तहत ब्यूरोक्रेसी काम करेगी और रिजल्ट देगी। सो फ्रेंड्स, व्हेन दिस डिबेट हैपेंड दैट नेहरू वांटेड टू डिसमेंटल द ब्यूरोक्रेसी एंड एस्टैब्लिश अ न्यू इंस्टीट्यूशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट Nehru was deeply countered by Patel because Sardar Patel advocated that there is no need to dismantle the bureaucracy because he was of the opinion that the bureaucracy already is a very patriotic institution that we have inherited, and if the bureaucracy is given the right directions, then the bureaucracy will help the political executive to achieve the tasks that the political executive on behalf of the people of India want. So Patel wanted to maintain status quo. Nehru wanted to dismantle the bureaucracy. तो दोस्तों, यहाँ पर दो डाइवर्जेंट ओपिनियंस थे। ब्यूरोक्रेसी में पटेल चाहते थे कि भाई डेमोक्रेसी जो है उसमें सिविल सर्विस जो हमारी इनहेरेंट हमने एक तरीके से कहीं ना कहीं इनहेरेंटली उसको अभी इनहेरिट किया है ब्रिटिश से, वो एक पेट्रियाटिक संस्था है तो उसको मेंटेन करके रखें। लेकिन नेहरू चाहते थे कि नहीं, वो चेंज हो, तोड़े जाए, नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाए। दोस्तों, भूलिएगा मत, नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी विल अगर थी कि एक तरीके से
ब्यूरोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जाए तो उनकी विल प्रिवेल करती। बट सरप्राइजिंग बात यह है दोस्तों कि देखिए कि जिसको हम कहते हैं ट्रू डेमोक्रेसी इन फंक्शन, कि जब नेहरू के सामने पटेल का एक डाइवर्जेंट ओपिनियन आया तो नेहरू ने पटेल के ओपिनियन को वैल्यू किया, उस डाइवर्स ओपिनियन को जो नेहरू के ऑपोजिट था उसको सिर्फ वैल्यू नहीं किया, उसको एक्सेप्ट किया। और देयरफॉर ICS का नाम बदल के इंडियन सिविल सर्विस से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस किया गया, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज एन इंस्टीट्यूशन को सोशल और पॉलिटिकल चेंज के लिए रखा गया। फ्रेंड्स, नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. His will was supreme, and if he wanted, he could have subdued Patel, and he could have probably rejected the difference of opinion of Patel. But the beauty of Indian democracy is, which was even visible then, was that Nehru, despite being the Prime Minister, not only respected the different opinion of Patel, but he accepted that opinion and decided not to dismantle the bureaucracy, and therefore decided that the ICS, Indian Civil Service, would be renamed as the Indian Administrative Service, and the bureaucracy would now be used as a important element for social change. तो दोस्तों, जब आप इंडिया के डेमोक्रेसी के ट्रेडिशन के बारे में चर्चा करते हैं मेंस के एग्ज़ाम में कहीं पर भी या एस्से के पेपर में, तो ये एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको अभी दिया नेहरू वर्सेस पटेल का ऑन ICS, इसको ज़रूर कोट कीजिएगा, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हाउ डीप डेमोक्रेसी वॉज इन इंडिया एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल। जो हमेशा से मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में ये बात बोलता आ रहा हूँ कि इंडिया के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में जो हम चाहते थे वो ये था कि भाई डाइवर्स ओपिनियंस एकजुट हों और सारे ओपिनियंस को एक तरीके से मौका दिया जाए। वो चीज़ यहाँ देखने को मिली। तो आई होप थ्रू दिस वीडियो दिस आइडिया ऑफ द इंस्टीट्यूशनल चैलेंज ऑफ democracy and public institutions has become clear to you. We'll continue from here in the next video, friends. Thank you very much.